दोस्तों, घटना चक्र की समरी पीडीएफ लेने के लिए आप लोग 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा क्रॉनिकल मैगजीन का करंट अफेयर्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये समरी जो बनाई जा रही है एकदम सिलेक्शन ओरिएंटेड है। एक बार सैंपल पीडीएफ जरूर देखें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर फाइल्स अपलोडेड है, या फिर व्हाट्सएप पर जब आप मैसेज करेंगे तब भी आप डिमांड कर सकते हैं सैंपल फाइल। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था यहां से स्टार्ट करेंगे। ये जो समरी नोट्स आप लोग देख रहे हैं ये समरी नोट्स हैं घटना चक्र की जो 2025 की पॉलिटी की बुक है उसके। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आप में से कोई भी अगर ये समरी पीडीएफ लेना चाहें तो वो 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर गिवन है, आप वहां से भी ये नंबर ले सकते हैं और बात कर सकते हैं, सारी डिटेल ले सकते हैं। ये देखिए, ये जो समरी नोट्स हैं पढ़ना इसलिए आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा क्योंकि अगर ये नोट्स आपके पास हुए तो आप सिर्फ एक बार नहीं, कम से कम 10 बार आराम से अभी भी पूरी बुक को रिवाइज कर सकते हैं। अब ये किसी और माध्यम से पॉसिबल नहीं होगा और घटना चक्र कितनी इंपॉर्टेंट है पढ़ना ये शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ अब जो है स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 की। इससे पहले जो हमने एक्ट देखा था वो 1858 का था। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देखिएगा। सो भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात करें तो इससे कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। लेकिन अभी तक देखो, अभी तक क्या था, 1857 तक तो इंडियंस की कहीं कोई बात थी ही नहीं। लेकिन 1857 का जब विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों को एक बात क्लियर समझ में आ गई कि अब जो है इंडियंस के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, उनको भी शासन में शामिल करना पड़ेगा। और धीरे धीरे करके वही चीज आप आने वाले एक्ट्स में भी देखेंगे। जो कानून बनाए गए उनका मेन उद्देश्य ही यही था कि धीरे धीरे इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए। रूल हम करें लेकिन रूल इनसे ही करवाएं, ठीक है। सो यहां पर यही करा गया 1861 के एक्ट के थ्रू कि भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया कानून बनाने की प्रक्रिया में। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसीज थी इनको पुनः विधायी शक्तियां प्रदान की गई। जब आप देखोगे लास्ट वीडियो तो उसमें हमने बात करी थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, उसमें ये चीज नहीं थी, उसमें उल्टा करा गया था। उसमें क्या करा गया था कि जो सेंट्रलाइजेशन था उस प्रक्रिया को वहां से शुरू किया गया था। लेकिन यहां पर 1861 में डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि हर किसी को जो है शक्तियां दी गई, चाहे वो बंबई की प्रेसिडेंसी हो गई या फिर मद्रास की। वॉयसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति को कौन से आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अब ये जो अध्यादेश है इसको अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी रखा गया। मतलब उसमें ये चीज थी कि अगर अध्यादेश पारित करता है, कोई ऑर्डिनेंस पारित करता है वॉयसराय, तो अगले 6 महीने तक वो इफेक्टिव रहेगा। भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर कार्य करने वाली कैबिनेट में बदल दिया गया। यानी कि हर किसी को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दिया गया, एक पोर्टफोलियो दिया गया और वो उसके तहत जो है काम करना उसने स्टार्ट किया। कैबिनेट में 5 सदस्य निम्न प्रमुख विभाग से थे। इसमें राजस्व विभाग था, सैन्य विभाग था, कानून विभाग था, वित्त विभाग था और ये गृह विभाग था। तो ये 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए, विभाग बनाए गए और इसी मतलब जो सदस्य थे उनको असाइन कर दिया गया, एक पोर्टफोलियो दे दिया गया कि आप इसमें अब काम करेंगे। 1874 में इसमें 6ठा सदस्य लोक निर्माण विभाग PWD इसको भी जोड़ा गया। विधायी कार्य के लिए अधिकतम सदस्यों की बात करें तो संख्या जो न्यूनतम थी वो, अतिरिक्त सदस्यों की बात करें तो न्यूनतम कितने 6 सदस्य हो सकते थे और अधिकतम कितने 12 सदस्य। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? गवर्नर जनरल के द्वारा। कार्य अवधि की बात करें तो 2 साल का टेन्योर रहता था। इसके अलावा इन अतिरिक्त सदस्यों में कम से कम आधे जो थे वो गैर सरकारी होने थे। इसके बाद नेक्स्ट जो एक्ट था वो 1892 में आया, भारत परिषद अधिनियम। शाही स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि क्या थी इस एक्ट को? वो थी आपकी 20 जून 1892। लागू कब किया गया इसको? 3 फरवरी 1893 में ये लागू किया गया और इससे केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। अभी जो हमने देखा था
पिछले आर्टिकल मतलब पिछले एक्ट में, तो वहां पर जो अतिरिक्त सदस्य थे वो न्यूनतम 6 और यहाँ पर अधिकतम 12 थे, और इस वाले एक्ट के थ्रू उसकी संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय विधान परिषद भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। यानी कि जो भारतीय सदस्य थे वो वार्षिक बजट पर बहस कर सकते थे, और पहले उनको एक नोटिस देना होता था, कम से कम 6 दिन पहले एक नोटिस देना होता था, तब वो क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने और मतदान, इन दो चीज का अधिकार नहीं दिया गया था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ भी 1892 के एक्ट के थ्रू किया गया। इसके बाद गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्यों हेतु अतिरिक्त सदस्यों की बात करें तो संख्या जो बढ़ाई गई, पहले वो 6 थे, 6 और 12 जो देखा था, अब न्यूनतम 10 और अधिकतम कितने 16। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे जो थे वो गैर सरकारी होने थे। इन अतिरिक्त सदस्यों में 6 सरकारी सदस्यों और 10 गैर सरकारी सदस्यों की व्यवस्था की गई। इन गैर सरकारी सदस्यों में भारतीयों और यूरोपियों दोनों को शामिल किया गया जो क्राउन की सैन्य और नागरिक सेवा में ना हो, उनको शामिल किया गया। ये एक इसके अंदर कह सकते हैं कि अपवाद था कि वो लोग जो कि सैन्य सेवाओं में हैं या फिर नागरिक सेवाओं में हैं, उनको गैर सरकारी सदस्यों के रूप में शामिल नहीं किया गया, चाहे वो इंडियंस हो या फिर वो आपके यूरोपियंस हो। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909 या फिर मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में देखते हैं। इसके द्वारा भारतीयों को विनिर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व करने मतलब प्रतिनिधित्व जो था, रिप्रेजेंटेशन, वो प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट चीज थी वो थी कि इसके तहत इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया, और पहले जो सदस्य थे उनका नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनको शामिल किया गया था वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और ये पहले इंडियन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको शामिल किया गया। इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विधायनी शक्तियों को बढ़ा दिया गया। परिषद के सदस्यों को बजट और लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने, प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट के थ्रू। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों या फिर मुसलमानों के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेशन की यहाँ पर बात हो रही है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इसके थ्रू किया गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करें भारत शासन अधिनियम 1919 या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की। भारतीय प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने, इसके द्वारा ये इसका मेन उद्देश्य था कि भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर शामिल किया जाए शासन में, और इसके द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। पहले मुस्लिम्स के लिए किया गया था जो 1909 का एक्ट था, अब इसमें सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियों, इनको भी शामिल किया गया। पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। ऊपरी सदन की बात करें तो ये जो ऊपरी सदन या फिर राज्य परिषद था, इसकी जो अवधि होती थी वो प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक की होती थी। ठीक है, और मतलब इसका नाम क्या था, राज्य परिषद या फिर ऊपरी सदन। इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से कम जो 20 सदस्य थे ये सरकारी हो सकते थे। 1919 के अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु बने नियम के तहत अगर देखें तो राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित और बाकी जो शेष 27 थे उनके मनोनीत होने का प्रावधान किया गया। इसके बाद निचले सदन की बात करें, इसे केंद्रीय विधानसभा का नाम दिया गया। इसमें प्रथम बैठक से 3 वर्ष तक की अवधि के लिए सदस्यों का टेन्योर रहता था, और इस अधिनियम की धारा 19 के तहत कुल सदस्य जो 140 थे, जिसमें 100 निर्वाचित और 40 मनोनीत होते थे, जिसमें से अधिकतम 26 जो थे वो सरकारी होने चाहिए थे। तो ये सब कुछ धारा 19 के तहत था इस अधिनियम की। इसके बाद 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियम के तहत बात करें तो केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर पहले 143 जिसमें 102 निर्वाचित और 41 मनोनीत थे, फिर उसको बढ़ाकर 145 किया गया जिसमें 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत थे। दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में एक बरार से निर्वाचित होने और
होने वाले सदस्य भी होते थे जिन्हें गवर्नर जनरल वो नॉमिनेट करता था। कहां से? बरार से। सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषयों में। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। इसके बाद प्रांतीय विषयों की बात करें तो इसको दो अलग अलग भागों में बांटा गया। एक थे आपके आरक्षित विषय, ये केंद्र प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए थे, जिसमें न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस और सिंचाई ये शामिल थे। इसके बाद आगे बात करें हस्तांतरित विषय की, तो प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। इसमें स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि ये सारे विषय शामिल किए गए जो हस्तांतरित विषय थे। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा के बाद अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना था। अगर हम बात करें साल 1926 की और साल 1945 की, तो इसमें जो केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही कंडक्ट किए गए थे। इसके बाद सिविल सेवाओं की बात करें तो ये जो परीक्षा थी 1854 में मेरिट आधारित सिविल सेवा के रूप में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना के साथ शुरू की गई और जो वर्ष 1855 में केवल लंदन में ही आयोजित की जाती थी। 1922 से आईसीएस की जो परीक्षा थी ये भारत में भी होना स्टार्ट हुई। पहली बार कहाँ हुई? इलाहाबाद में। उसके बाद दिल्ली में इसको कंडक्ट कराया गया। साल 1930 के दशक की बात करें तो उसके अंत तक यूरोपियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई और इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक हो चुका था। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं चेंबर ऑफ प्रिंसेस या फिर नरेंद्र मंडल की। तो इसकी स्थापना कब हुई? 23 दिसंबर 1919 को। उद्घाटन फरवरी 1921 में हुआ। ब्रिटिश शाही स्वीकृति मिलने के साथ 23 दिसंबर 1919 की ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम की उद्घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाली चेंबर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल इसकी व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सारी चीजें देखने वाले हैं। ये जो आप नोट्स देख रहे हो ये घटना चक्र की समरी नोट्स हैं। इनको लेने के लिए आप लोग 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पूरी बुक का कंपाइलेशन मात्र 97 पेजेस में है, सो इट्स वेरी इजी टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।